हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर प्लीज सिंटेक्स टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। तो आपका जो सिंटेक्स टॉपिक है आज की इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहां पर करना है और इनका यूज करने का क्या नियम है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं यह सारा जो नियम है आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाए और आप अच्छे से समझ भी लें। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो अगर आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज को समझ लेते हैं तो आसानी से आप उन पूछे हुए प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कहां पर हमको आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग कैसे करना है और इनको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है सिंटेक्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य रचना। इसे हम लोग करेक्शन ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सिंटेक्स के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में 4 प्रकार के आपको वाक्य दिए जाते हैं, जिसमें से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होता है। और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छी तरह से सिंटेक्स की जानकारी हो। तो सिंटेक्स के अंतर्गत ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं। इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको सिंटेक्स के अंतर्गत टीच करने वाला हूं। ठीक है, तो यह सिंटेक्स टॉपिक कई पार्ट में होने वाला है। मैं सारे पार्ट्स को आपको एक एक करके अच्छी तरह से सॉल्वेड एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है यूज ऑफ ए एंड द, अर्थात हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कहां पर हमको आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग करना है और कहां पर नहीं करना है। साथ ही साथ मैंने यहां पर एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है जो कि एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिखा हुआ है। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग कहां पर ए एन तथा द का प्रयोग करना चाहिए सीखेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यह हमारा पहला वाक्य है, द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी गुण अपने आप में ही पुरस्कार होता है। यहां पर जो वर्चू है, गुण, यह हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक नियम आप याद रख लीजिएगा कि अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम तब करते हैं जब वह विशेष अर्थ देता है। अगर जब विशेष अर्थ आएगा तो हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि साधारण अर्थ आ रहा है तो हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे जानेंगे कि साधारण अर्थ आ रहा है कि विशेष अर्थ आ रहा है। तो साधारण अर्थ हम उसे कहते हैं जिसे बगैर बताए ही हर कोई व्यक्ति जानता हो, और विशेष अर्थ उसे कहते हैं जिसे बगैर बताए कोई व्यक्ति जानता न हो। तो यहां पर हर व्यक्ति जानता है कि गुण अपने आप में ही पुरस्कार होता है। तो इस वजह से हम लोग वर्चू से पहले जो हमारा आर्टिकल द है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अर्थात हमको इस तरह से लिखना होगा, हमको वर्चू से क्या करना होगा, स्टार्टिंग करना होगा। ठीक है, आई होप आप लोग पहला जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यानी राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। ऑनेस्टी अबस्ट्रैक्ट नाउन है और अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं कि साधारण अर्थ देगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर विशेष अर्थ देगा तो हमको आर्टिकल का यूज करना है। तो यहां पर देखिए, राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जब तक राम की ईमानदारी के बारे में बताया ना जाए तब तक दूसरों को पता कैसे चलेगा कि वो इतना ईमानदार है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑनेस्टी विशेष अर्थ दे रहा है क्योंकि वह राम की ईमानदारी के बारे में बता रहा है, बगैर बताए किसी व्यक्ति को पता चलने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग ऑनेस्टी से पहले द का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, द ऑनेस्टी, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं वाक्य, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यानी ताज संसार में एक अद्वितीय इमारत है। यहां पर देख सकते हैं ताज आया है तो हम लोग जानते हैं प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ताज से पहले द का प्रयोग करेंगे। और यहां पर देखेंगे यूनिक, अद्वितीय, तो इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वह किससे प्रारंभ हो रहा है, हिंदी के कॉन्सोनेंट से। यूनिक य से प्रारंभ हो रहा है, जो कि हमारा हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात व्यंजन है। तो व्यंजन से जब प्रारंभ होगा उच्चारण तो हमको ए का प्रयोग करना होता है, लेकिन जब वह हिंदी के वावेल यानी स्वर से प्रारंभ हो, उसका उच्चारण जैसे आई इन सबसे हो, तो हमको एन का प्रयोग करना होता है। तो यहां पर यूनिक यह से प्रारंभ हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहां पर एन नहीं बल्कि
ए का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमारा इस तरह से इसमें हमको ताज से पहले द लिखना होगा, द ताज, और इसके बाद जहां पर हमारा यह एन है वहां पर हमको क्या करना होगा, ए लिखना होगा, अ यूनिक। ठीक है, इस चीज को आप माइंड रखिएगा। तो यहां पर हमको ताज से पहले द और यूनिक से पहले हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। इसके बाद हम लोग अगला वाक्य देखते हैं, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, यानी लोहा एक उपयोगी धातु है। यहां पर देखेंगे जो हमारा एन है वह यूजफुल के साथ प्रयोग किया गया है, लेकिन यूजफुल यह देखिए हिंदी के व्यंजन से इसका उच्चारण हो रहा है यूजफुल य से, तो इसका मतलब यहां पर एन नहीं बल्कि ए होगा, जैसे यहां पर मैंने बताया था। तो हमको क्या करना होगा, अयूजफुल, यानी ए का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद यहां पर देखते हैं अगला जो वाक्य है, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई, प्रयास मत करो, टू मेक फूल ऑफ मी, मुझे मूर्ख बनाने का। तो मुझे एक मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो, मेक अ फूल, यानी कि आपको मेक फूल में आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, मेक अ फूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ही इज एन यूरोपियन। तो यहां पर भी देख सकते हैं एन आ रहा है, किसके साथ, यूरोपियन के साथ। तो यह गलत है क्योंकि यूरोपियन उच्चारण करते हैं जो अ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हम लोग यूरोपियन से पहले क्या लिखने वाले हैं, आर्टिकल एन नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, अ यूरोपियन। ठीक है, इस तरह से आपको माइंड रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है, रिच शुड हेल्प पुअर, यानी धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो धनी लोग कब होगा, जब रिच से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर आप रिच से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो धनी लोग हो जाता है, और पुअर से पहले द लगा देते हैं तो गरीब लोग हो जाता है। तो इसका मतलब हमको इसमें क्या करना है, रिच से पहले द लगाना है, द रिच, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो द पुअर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो फिर देख सकते हैं यूनिवर, यह से स्टार्टिंग हो रहा है इसका उच्चारण, तो हमको एन नहीं बल्कि ए लिखना होगा। तो इस तरह से हमारा यह हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद अगला है, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो सन से पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और दिशा के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन और दिशा के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यह चीज याद रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिशा का नाम है और दिशा से पहले प्रीपोजिशन आया है, तो प्रीपोजिशन और दिशा के नाम के बीच में हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, हमको सूर्य से पहले क्या लिखना है, द लिखना है, द सन। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो दिशा है, इन ईस्ट, तो इसके बीच में हमको प्रीपोजिशन लिखना, आर्टिकल द लिखना है, इन द ईस्ट। इसके बाद जो आगे है हमारा दिशा के नाम से पहले प्रीपोजिशन, तो इसके बीच में भी हमको, यानी दिशा और प्रीपोजिशन के बीच में भी हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो हम लोग लिखेंगे इन द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला, दिस इज एन यूजफुल बुक, यह एक उपयोगी किताब है। तो यूजफुल, यह से प्रारंभ हो रहा है उच्चारण, तो एन नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, आपका ए रहेगा, अयूजफुल। ठीक है, यह तो मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद देखेंगे अगला है, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी प्रेम अपने आप में ही पुरस्कार होता है। तो यहाँ पर लव जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्रेम अपने आप में ही पुरस्कार होता है, यह साधारण सा अर्थ है, हर कोई जानता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा जो 11 नंबर वाला वाक्य है उसमें से हमको क्या करना है, द को हटाना है। ठीक है, लव से प्रारंभ होगा।
इसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, आई डू नॉट पे द हीड टू हीज वर्ड्स, मैं उसकी बातों को ध्यान नहीं देता हूं। तो यहां पर पे हीड जो हमारा जो है फ्रेज है, तो यह पे हीड हमारा फ्रेज है, ध्यान देना। तो पे हीड के साथ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पे हीड में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो द को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा पे हीड, यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इट इज अ वर्ल्ड, यह एक ऐसा संसार है, वेयर मतलब जहां रिच हेट पुअर, यानी धनी लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। तो धनी लोग कब होगा, जब हम लोग रिच से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तुम्हारा हो जाएगा द रिच। और गरीब लोग कब होगा, जब हम लोग पुअर से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वहां पर देखते हैं, तो माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। तो माई फ्रेंड मेरा मित्र, इज मतलब है इन अ ग्रेट ट्रबल, तो इन ट्रबल यानी मुसीबत में या परेशानी में। तो यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल ए का यूज किया गया है। तो इन ट्रबल यह हमारा ऐसा फ्रेज है जिसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि पे हीड के साथ। तो हम लोग ठीक वहां से आर्टिकल ए को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमको लिखना होगा इन ग्रेट ट्रबल, बस इस तरह से हमारा हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद द गेम हैज कम टू एंड, यानी खेल समाप्त हो चुका है। तो खेल समाप्त हो चुका है, तो जब भी समाप्त होता है एक ही खेल समाप्त होता है, जो चल रहा होता है उस समय वह गेम समाप्त होता है, ना कि पूरा वह खेला समाप्त होता है। तो हमको एन का यूज करना होता है। द गेम हैज कम टू एन एंड, एक समाप्त यानी एक समाप्ति की ओर, तो एन एंड लिखना होता है, यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है, मोर यू गेट, जितना अधिक तुम प्राप्त करते हो, मोर यू वांट, तुम्हें उतना अधिक चाह होती है, यानी तुम जितना अधिक तुमको प्राप्त होता है तुम उतना अधिक चाहते हो। जैसे कि आपका ट्रांसलेशन आता है, जितना अधिक तुम पढ़ोगे उतना ही अधिक सीखोगे। तो यहां पर जो हमारा यह देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री है या एडवर्ब की भांति प्रयोग है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब एडवर्ब की भांति प्रयोग होता है तो उससे पहले हमारा आर्टिकल द आता है, तो हमको लिखना होगा द मोर, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी देख सकते हैं, तो वहां पर भी हमको द लगाना होगा, तो यह हो जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, हिज फादर इज एमपी, उसके पिता एक एमपी हैं। तो यहां पर देख सकते हैं एमपी ए, यानी कि इसका जो उच्चारण है वह हिंदी के स्वर से हो रहा है, इस वजह से हम लोग इससे पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। तो हमको आर्टिकल एन लिखना होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती धातु है, तो गोल्ड जो है हमारा मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, साधारण अर्थ में नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष अर्थ में किया जाता है। साधारण अर्थ का मतलब है जिस बात को बगैर बताए कोई भी जानता हो तो उसे साधारण अर्थ कहेंगे, लेकिन जिस बात को बगैर बताए कोई दूसरा व्यक्ति न जाने तो उसे विशेष अर्थ कहेंगे। तो मटेरियल नाउन अगर विशेष अर्थ के लिए प्रयोग है तो उससे पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन साधारण अर्थ के लिए प्रयोग है तो वहां पर हमको मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर देख सकते हैं द का प्रयोग किया गया है, जबकि यह जो वाक्य है इसमें मटेरियल नाउन का साधारण सा अर्थ है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, अर्थात सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती धातु है, साधारण सा अर्थ है क्योंकि हर कोई जानता है। तो हम लोग यहां से आर्टिकल द को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमको केवल लिखना होगा गोल्ड, यानी गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, यानी फ्रेंच लोग जर्मन लोगों को पराजित कर दिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ देशों के नाम से पहले द का प्रयोग करने से या फिर कुछ देशों के भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग करने से वहां के लोगों का बोध होता है। तो यहां पर हमको फ्रेंच भाषा से पहले द का प्रयोग करना है ताकि वहां के लोगों का क्या हो जाए, बोध हो जाए। तो इस वजह से हमको इस तरह से लिखना होगा द फ्रेंच, अर्थात फ्रेंच के लोग, द फ्रेंच, ठीक है। द फ्रेंच हमको लिखना होगा, द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, यानी फ्रेंच लोगों ने जर्मनों को पराजित किया। वहां पर देख सकते हैं यस लगाए तो जर्मन लोग ऑलरेडी वहां पर आ जाएगा अर्थ।
इसके बाद है गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, यानी गांधी जी अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या, जहां पर ग्रेटेस्ट है उससे पहले द लिख देंगे, द ग्रेटेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इट इज अ बेस्ट बुक। तो देखिए मैंने अभी भी बताया आपको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग है, तो हम लोग ए को हटाकर द लिखने वाले हैं। तो हमको इस तरह से लिखना होगा, द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट बुक, इस तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ कास्टली मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह जो वाक्य है इसमें मटेरियल नाउन का यानी साधारण सा अर्थ है। सोना एक कीमती धातु है या साधारण सा अर्थ है, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है। तो इस वजह से हम लोग मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमको स्टार्टिंग किससे करना होगा, गोल्ड से करना होगा। द को यानी कि क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। इसके बाद ही इसके बाद ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, वह मलेरिया से जूझ रहा है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि केवल दो बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पहला है मम्प्स, दूसरा है मीजल्स। इन दो बीमारियों को छोड़कर किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, द आर्टिकल को क्या करने वाले हैं, हटाने वाले। तो हमको लिखना होगा केवल मलेरिया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला है, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर, यानी मुंबई जो है भारत का मैनचेस्टर, या फिर मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर मुंबई को किसकी उपाधि दी गई, मैनचेस्टर की। तो जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी चीज की उपाधि दिया जाता है तो उस उपाधि से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पर यह मैनचेस्टर है उससे पहले हम लोग द लिखेंगे, द मैनचेस्टर, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज की उपाधि दी जाती है तो उस उपाधि से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई तो शेक्सपियर से पहले द आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही इज अ ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन, आ, तो देख सकते हैं उच्चारण जो है इसका वह हिंदी के स्वर से हो रहा है, इस वजह से हमारा यहाँ पर ए नहीं एन रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एन ऑनरेबल, ठीक है, एन ऑनरेबल। तो अगला क्वेश्चन है, यूएसए द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे धनी देश है। यहां पर देख सकते हैं यूएसए आया हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और पंजाब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यूएसए से पहले द का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमको लिखना होगा द यूएसए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर को देखते हैं। इसके बाद देखिए, गंगा इज अ माइटी रिवर, गंगा एक शक्तिशाली नदी है। तो नदियों के नाम से पहले हमारा जो है वह आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर गंगा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा द गंगा। इसके बाद रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, यानी कि धनी लोग उन्नति करते हैं और गरीब लोग कष्ट को सहन करते हैं। तो धनी लोग कब होगा, जब हम लोग रिच से पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो हमारा द रिच हो जाएगा। और पुअर से पहले हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो हमारा हो जाएगा द पुअर। बात आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन, वह एक संगठन का या एक समुदाय का सदस्य है, ठीक है। ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन, वह एक संगठन का सदस्य है। तो जब भी होगा एक ही सदस्य होगा, तो हमको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है मेंबर के साथ, बल्कि ए का। तो हमको लिखना होगा अ मेंबर, अ मेंबर, ठीक है। अब देख सकते हैं यूनियन, यह से इसका उच्चारण शुरू हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग एन नहीं बल्कि ए का यूज करेंगे, अ यूनियन, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर तिवारी इज अ MLA। तो MLA है, इसका जो उच्चारण है देख सकते हैं हिंदी के वावेल से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हमारा ए नहीं रहेगा बल्कि एन रहेगा, एन MLA। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है ही इज मेकिंग नॉइज। तो मेक नॉइज मतलब आवाज करना, और इसके साथ हमारा आर्टिकल चलता है ए, तो ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो आपको मेक अ नॉइज इस तरह से फ्रेज के रूप में यूज करना होगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, इसका जो करेक्ट लिखेंगे तो हमको मेकिंग अ नॉइज लिखना होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मेकिंग अ नॉइज यानी मेक अ नॉइज मतलब होता है आवाज करना, तो आपको इसमें आर्टिकल ए का यूज करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो 33 अर्थात 33वां क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। आपको इसमें बताना है कि क्या रॉन्ग है, यहाँ पर क्या चीजें आपको गलत दिखाई दे रही हैं, क्या आर्टिकल इसमें कहाँ पर यूज होना चाहिए, फिर कहाँ पर आर्टिकल का यूज है और राइट है या रॉन्ग है, आपको यह कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। तो जो यह 33 वाला क्वेश्चन है या आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक आर्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सिंटेक्स टॉपिक का यह पहला टॉपिक था, और हम लोग इसके बाद आगे जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप आर्टिकल ए एन और द का यूज कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दिया ताकि अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखें तो आसानी से उसका सोल्यूशन लिख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।